Hello and good morning everyone. Welcome to my channel Anil Grewal. Go to YouTube, search Anil Grewal. You will see my channel on your screen. So click on it. Then press subscribe button. You will see a bell icon in front of it. Click on it. Press all notifications. In our previous lecture, we have discussed two important topics of chapter 2, structure of the atom. The first topic was subatomic particles, in which we have discussed discovery of electron, proton and neutron, charge on electron, E by m value. In our second part of that video, we have discussed atomic models. हमने दो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में उसमें डिस्कस किया. पहला था थॉमसन एटॉमिक मॉडल और दूसरा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. स्टूडेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम सभी जानते हैं कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप था साइंटिस्ट का एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बारे में. उन्होंने बताया कि कैसे एटम के अंदर मोस्टली स्पेस खाली होता है, कैसे उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डू हैव सम लिमिटेशंस. कुछ कमियां थी, कुछ साइंटिस्ट ने कमेंट किए उनके ऊपर. वे क्या थे, वे हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमेंट्स थे? जैसा कि आप जानते हैं कि रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंपेयर किया सोलर सिस्टम के साथ, लेकिन कमेंट्स आए कि वी कैन नॉट कंपेयर एन एटम विद सोलर सिस्टम. क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर जो बॉडीज होती हैं वे न्यूट्रल होती हैं और उनका मास बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं एटम की, तो एटम के अंदर बॉडी न्यूट्रल नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जो सेंटर के चारों तरफ सर्कुलेट करते हैं. प्लस उनका साइज भी बहुत छोटा होता है, वे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, मास उनका बहुत ज़्यादा कम होता है. तो इस कमेंट को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों हम इनको आपस में कंपेयर करें जबकि इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है. एक साइंटिस्ट थे मिस्टर जेसी मैक्सवेल. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी रिवॉल्व अराउंड एन अट्रैक्टिव फोर्स, जब भी कोई चार्ज बॉडी किसी अट्रैक्टिव फोर्स के चारों तरफ घूमती है, देन इट विल लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कि जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज बॉडी किसी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है उसके चारों तरफ सर्कुलेट करता है, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा रेडिएशंस की फॉर्म में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो निकालेगा अपने अंदर से, जिसकी फॉर्म में उसकी एनर्जी लूज होगी. यू कैन चेक फ्रॉम द फोटो कि जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए अंदर न्यूक्लियस की तरफ आना शुरू करेगा. अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाके क्रैश हो जाना चाहिए. क्रैश हो जाने का मीनिंग है कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये बात भी एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाए. उसके बाद जेसी मैक्सवेल ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालते हैं जब वे एक्साइट होते हैं तो इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा भी शो करते हैं. दैट इज एक्चुअली द लिमिटेशन ऑफ मॉडल कि it could not explain the discontinuous it could not explain the discontinuous लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम. ये हम फर्दर आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे इन स्पेक्ट्रम्स के बारे में.
कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो उसने बता दिया, लेकिन डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये कुछ कमियां थी जिनकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आए, जैसे बोर मॉडल है, क्वांटम मॉडल है। लेकिन नेक्स्ट मॉडल से पहले हम दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, सिंपल से टॉपिक हैं। वे हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सिंपल से कंसेप्ट है। एटॉमिक नंबर होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो हम एटॉमिक नंबर को ऑल्सो इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट। ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं, तो जो न्यूट्रल स्टेट होती है एटम के ऊपर, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं और वे दोनों ऑल्सो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। उसके बाद एक होता है मास नंबर। मास नंबर होता है एक्चुअली, क्योंकि जैसा हम जानते हैं मास जो किसी भी एटम का है वो टोटल उसके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उन दोनों का टोटल मास नंबर होता है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों फॉर्मूलाज के हेल्प से हम किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और उसके न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा छोटा टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स आइसोबार्स क्या होते हैं, ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी एटम का हमें एटॉमिक सिंबल पता है और उसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर हमें पता है, तो आजकल जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है वो थोड़ा चेंज हो गया। आजकल हम किसी भी, फॉर एग्जांपल हम कार्बन का सिंबल डिनोट कर रहे हैं, तो कार्बन के सिंबल के लिए हम उसका सिंबल रखते हैं, पहले एलिमेंट सिंबल दैट इज सी, फिर उसका हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं टुवर्ड्स लोअर लेफ्ट हैंड साइड। एटॉमिक नंबर जैसे कार्बन का 6 होता है, तो लेफ्ट हैंड लोअर साइड पे हम इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड टॉप साइड पे हम उसका मास नंबर लिखते हैं। दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन राइट अ सिंबल इन दीज डेज। इस पे भी ध्यान रखिएगा। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स बता रहा हूं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और उसका रीजन क्या हो सकता है? अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, और मास नंबर डिफरेंट है तो उसका रीजन होता है उनके अंदर मौजूद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए, आइसोटॉप्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं सेम एटॉमिक नंबर, और यू कैन से दैट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, but different mass number। उनका मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स के बारे में सुना होगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसको डिनोट करते हैं 1,
H1 एक एटॉमिक नंबर, एक मास नंबर, उसको बोलते हैं, जो हमारा प्रोटियम भी बोलते हैं इसको, वैसे इसको हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। ये इसका जो सेकंड आइसोटोप होता है वो होता है 1H2, जिसमें हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। सेकंड जो आइसोटोप है जिसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, कैपिटल डी से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नंबर 2 हो जाता है, इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और जो थर्ड आइसोटोप होता है वो होता है 1H3, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसको ट्रीटियम बोला जाता है, कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ट्रीटियम बोला जाता है। तो ये 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है कार्बन का, कार्बन के भी 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, C612, 13, 14। ऐसे हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। ऐसे ही क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप पाए जाते हैं। सो बेसिक को चीज़ कॉमन क्या है कि इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। दैट इज ऑल अबाउट आइसोटोप्स। इसके बाद जो सेकंड है वो है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार बिल्कुल आइसोटोप से उलट होते हैं। आइसोबार्स होते हैं वे एलिमेंट जिनका मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मीन इनके डिफरेंस होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन का। प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर होता है 40। सेम विद कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। तो इन दोनों के अंदर मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सो दे आर नोन एज आइसोबार्स। अभी तक आपने देखा कि कैसे रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया एटम का और उसकी कुछ लिमिटेशंस निकल के आई। लेकिन आप सभी को ये याद रखना चाहिए कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने उसमें सुधार करने की कोशिश की। जैसे उनके जस्ट बाद एक साइंटिस्ट थे मिस्टर नील बोर, उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को चेंज किया। उनको चेंज करने के लिए उन्होंने स्टडी की रिलेशनशिप बिटवीन रेडिएशंस एंड मैटर। मैटर और रेडिएशन का रिलेशनशिप उन्होंने स्टडी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़ें जिससे कि वे अपने मॉडल को बता पाए या रदरफोर्ड मॉडल में कुछ चेंज ला पाए। 2 डेवलपमेंट थी उस टाइम पे जिन्होंने बोर मॉडल को बनाने में सबसे ज़्यादा मदद की, जिसमें जो सबसे पहली डेवलपमेंट थी दैट इज ड्यूअल बिहेवियर। ऑफ रेडिएशंस या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहला पॉइंट था ड्यूअल बिहेवियर, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट था जिसके ऊपर बोर मॉडल डिपेंड करता था या जिसकी वजह से इसकी डिस्कवरी हुई वो था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये 2 पॉइंट थे
जिनकी वजह से बोर मॉडल आ पाया। बोर ने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। पहला था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और दूसरा था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इनके ऊपर हम आगे बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ड्यूअल बिहेवियर, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका क्या मीनिंग था? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मीनिंग था कि जो रेडिएशन होती है, स्पेशली उस टाइम पे हम लाइट की बात करते थे जो कि बहुत पुराने टाइम से नोन है, उसके अंदर दोनों बिहेवियर मौजूद हैं। दोनों बिहेवियर का मीनिंग है कि वो इट कैन बिहेव एज वेव एज वेल एज मैटर, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वे वेव की तरह भी बिहेव करती हैं और मैटर की तरह भी बिहेव करती हैं। इनसे रिलेटेड कुछ फिनोमिनाज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फिनोमिना हम डिस्कस करेंगे वो है वेव नेचर। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है। देखिए स्टूडेंट, उस स्टार्टिंग के टाइम में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हॉट बॉडीज़, गर्म बॉडीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट किया, उनको देखना स्टार्ट किया और ये ऑब्जर्व किया कि उनमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं या वे कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्व करते हैं। उन रेडिएशंस को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनकी फर्दर डिस्कवरी पे। इसके बाद तकरीबन 1850 और 1870 के आसपास ये डिस्कवरी स्टार्ट हुई। 1870 में अगेन साइंटिस्ट थे जो MC मैक्सवेल थे, और उनके बाद हुए मिस्टर हर्ट्ज। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1870 के आसपास इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर काम किया और इनको वेरीफाई किया। मैक्सवेल ने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। उन्होंने कहा कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी एक्सेलरेट करती है, चलती है, आगे बढ़ती है, तो वो अपने मोशन के साथ अपने साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जो कि उसके राइट एंगल पे ट्रेवल करते हैं। ये सभी डायरेक्शन जो है आपके मूविंग इलेक्ट्रॉन की और मैग्नेटिक फील्ड की उससे रिलेटेड और उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन सभी की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जो ये चार्ज्ड बॉडी के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड हैं, आप डायग्राम से देख सकते हैं कि चार्ज एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके 90 एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं। ये इनकी जो स्टडी है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेव फॉर्म में स्टडी किए जाते हैं और इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पाई जाती हैं जो सारी मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। और इनका डिफरेंस किससे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो पाई जाती हैं इनको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांटा जाता है, जिनको हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग चार्ज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वे परपेंडिकुलर होते हैं टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड टू ईच अदर ऑल्सो। तो जो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होता है किसके? टू ईच अदर, एक दूसरे से, एंड ऑल्सो टू दी
मोशन ऑफ चार्ज्ड बॉडी, जो चार्ज बॉडी इनको जनरेट कर रही है ये उसके मोशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं, ये आप डायग्राम से कंफर्म कर सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी। जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि अनलाइक साउंड वेव्स या वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, उनकी तरह इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं थी। सो आप लिख सकते हो दैट they can travel through vacuum। जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम बोलते हैं जहां पे कोई भी मीडियम ना हो, जैसे एयर नहीं है, वाटर नहीं है या सॉलिड नहीं है, कुछ भी कोई मीडियम नहीं है, वहां से भी ये वेव मोशन कर सकती हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी इज कि ये जो रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये बहुत टाइप की रेडिएशंस पाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के डिफरेंस के आधार पर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पाई जाती हैं और ये सारी वेव्स मिलके बनाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं ये सारी वेव्स मिलके, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स मिलती हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेक्ट्रम होता है, इसको आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं। कोई अल्ट्रा वायलेट रीजन है, कोई इंफ्रारेड रीजन है, कोई विजिबल रीजन। देखिए आप, बहुत छोटा सा रीजन होता है जिसके अंदर हम जिस लाइट को या रेडिएशंस को अपनी आंख से देख पाते हैं। बाकी के जितने भी रीजन्स हैं उन सभी के अंदर उन वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टडी कर पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EM लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, रेडिएशन मोशन को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज़ की जाती हैं। डिटेक्टेड बाय डिफरेंट यूनिट्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोशन की हम डिस्कस करेंगे, या आगे इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसके आधार पर ही हमें हमारा बोर मॉडल मिलेगा। ये जो रेडिएशंस होती हैं ये कैरेक्टराइज करी जाती है दो प्रॉपर्टीज के आधार पर, जिनका नाम है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल लैम्डा, उल्टी वाई की तरह दिखाई देता है ये, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और क्रस्ट। सो वेवलेंथ होती है किन्हीं दो क्रस्ट और किन्हीं दो ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ बोला जाता है। इसके बाद है हमारी सेकंड जो वो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ग्रीक लेटर न्यू, इस तरीके का एक सिंबल होता है, इसको न्यू बोलते हैं, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second। एक सेकंड में किसी पॉइंट से जितनी वेव पास होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगेन इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, रिप्रेजेंटेड बाय Hz, इसका सिंबल होता है। ये फ्रीक्वेंसी होती है। इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज स्पीड, स्पेशली स्पीड ऑफ लाइट भी बोल देते हैं इसको। स्पीड ऑफ लाइट, जितनी भी रेडिएशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वे सारी जब वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो,
दे ट्रेवल विद ए सेम स्पीड, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको स्पीड ऑफ लाइट भी बोला जाता है। यही स्पीड ऑफ रेडिएशन भी कहलाती है, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल सी। स्मॉल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल ए। ये क्या होता है? इट इज एक्चुअली द हाइट ऑफ एनी क्रस्ट और डेप्थ ऑफ एनी ट्रफ। किसी क्रस्ट की जो हाइट होती है या किसी ट्रफ की जो डेप्थ होती है, it is represented by small a and also known as amplitude. So height of any crest or depth of any trough, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसके बाद एक और पॉइंट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं वेव नंबर। रिप्रेजेंटेड बाई न्यू बार। न्यू के ऊपर बार लगाते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, या नंबर ऑफ वेव्स भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं वो उसका वेव नंबर कहलाता है। तो आगे के कंसेप्ट पढ़ने से पहले, जानने से पहले आप सभी को इन सभी पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होता है? इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स के बीच की दूरी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट is actually the same for all radiations, 3 × 10⁸ meter per second. Speed with which light travel through vacuum. Amplitude, it is actually height of any crust, and wave number, number of wave per unit length. इन concepts के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन properties के कुछ mathematical relationship हैं, जैसे कि velocity of light, wavelength and frequency की जो relationship है वो है c is equal to nu into lambda। एक ये रिलेशनशिप है जिससे हम इन तीनों को रिलेट करते हैं। एक और है वेव नंबर के लिए, दैट इज इक्वल टू 1/λ। ये वेवलेंथ का बिल्कुल अपोजिट होता है, इसलिए इसकी यूनिट भी वेवलेंथ के अपोजिट यूज की जाती है। जो यूनिट होती है लेंथ लैम्डा की, वो लेंथ है तो उसकी यूनिट मीटर ही होती है, और वेव की इससे रिवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो इन रिलेशनशिप से हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व भी करेंगे आने वाले वीडियोज़ में।